हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स रिसीव कर सकें। तो पहले हम जानेंगे जनपद क्या होते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जनों के बस जाने के कारण जनपद कहलाने लग गए थे। जनपद का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पे नगरीय और ग्रामीण इकाइयाँ दोनों एक साथ हो। जैसे कि हम देख सकते हैं भारत में नगर भी हैं और ग्राम भी हैं। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जनपद ऐसा इकाई होती है जहाँ पे नगरीय और ग्रामीण इकाइयाँ एक साथ होती है और वहाँ पे शासन व्यवस्थित रूप से चलता है। जैसे ही जनपदों की स्थापना होती गई, धीरे धीरे जनपदों की संख्या भी बढ़ती गई। एक जनपद दूसरे जनपदों से शक्तिशाली बनते गए। अब वे क्या कर रहे थे कि अपनी शक्तियाँ, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक जनपद दूसरे जनपद पे हमला करता है। हम जानते हैं कि इंसान के लालच का कोई अंत नहीं है, तो वो एक जनपद दूसरे जनपद पे हमला करके उनकी ज़मीन, उनके संसाधन वगैरह छीन लेता था और इस तरह से महाजनपदों का निर्माण हो जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म तक अनेक महाजनपदों का उदय हो चुका था। महाजनपद एक विशाल भूमि होती थी जिनके पास बहुत सारे संसाधन होते थे और वो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी अधिक संपन्न होते थे। ये तो हो गई कि महाजनपद होता क्या है। अब हमारे पास महाजनपदों को जानने के लिए स्रोत या जहाँ से हमें महाजनपदों के बारे में पता चला है कि हाँ, ये ऐसा भी कुछ था भारत में पहले, तो हमें महाजनपदों के बारे में प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथ, पुराण, उत्तर वैदिक काल के साहित्य, रामायण, महाभारत से भी पता चलता है। यहाँ तक कि अब सोचिए कि हमें इतने विशाल ग्रंथों से हमें महाजनपदों के बारे में पता चला है, तो यानी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तभी तो इसका वर्णन साहित्य वगैरह में हमें मिलता है ना। तो हम जानेंगे कि महाजनपद होते कितने हैं। अंगुत्तर निकाय है एक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ का ही पाठ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जो कुछ इस प्रकार है: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, ये 16 महाजनपद थे उस समय। ये हमें वर्णन अंगुत्तर निकाय से मिलता है, लेकिन जैन ग्रंथों से भी हमें मिलता है। जैन ग्रंथ में महावस्तु जो उनका ग्रंथ है, उसमें भी इसी प्रकार की सूची है, लेकिन उसके अंदर 2 नाम अलग हैं। वो है सिबी जो पंजाब में और दर्शन जो मध्य भारत में है। एक भगवती सूत्र भी है, लेकिन उसमें जो जानकारियाँ दी गई हैं महाजनपदों के बारे में वो कम विश्वसनीय हैं। इसलिए जो विद्वान हैं वो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु है उन्हीं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि महाजनपद में था क्या, उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो कैसे थे। पहला महाजनपद हमारे पास जो आता है जिसका नाम वो है अंग। यह जनपद बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित था। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में यह जनपद स्थित था और इसमें जो वर्तमान में जो भागलपुर है, भागलपुर का मुंगेर जिला शामिल है। ठीक है गाइस। और यह चंपा नदी द्वारा मगध से अलग होता था। उस समय ये जो था चंपा नदी के द्वारा मगध से अलग होता था। इसकी जो राजधानी थी उसका नाम चंपा था और ये उस समय रुद्र जब थे उनके टाइम में ये 6 बड़े नगरों में से एक थी चंपा नगरी। शुरू में ये अंग जनपद था, लेकिन बाद में जब मगध की शक्ति बढ़ी, वो शक्तिशाली हुआ मगध, तो मगध में ये विलीन हो गया, मतलब मगध में ही ऐड हो गया ये। जैसे कि हमने पढ़ा था शुरू में, मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे जनपदों की शक्तियाँ बढ़ती गई, उन्होंने क्या किया कि छोटे जनपदों से उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। ऐसे ही मगध ने भी अंग को अपने अधीन कर लिया था अटैक करके। और यह जो अंग है गंगा और चंपा नदियों के संगम पर था, मतलब दोनों के मिड पॉइंट पे था, जहाँ से व्यापार भी सुरक्षित और अच्छे से हो पाता था। क्योंकि पहले व्यापार जो ज़्यादातर होता था वो नदी मार्ग, जल मार्ग, इन सब के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए इस नगर के बहुत लाभ थे। इसलिए तो मगध ने इस पर अटैक किया था व्यापार के चलते।
और जो चंपा जो है इसकी राजधानी उस समय एक व्यापारिक केंद्र थी, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। और जो यहाँ के जो व्यापारी हैं, अंग के व्यापारियों का जो स्वर्ण भूमि थी दक्षिण पूर्व एशिया में, उनके साथ भी संपर्क था, इसके हमें प्रमाण कुछ मिलते हैं। दूसरा महाजनपद का नाम मगध है। जैसे कि हमने पहले जनपद अंग में चर्चा की थी कि जो मगध था उसने अंग को अपने अधीन कर लिया था। हम मगध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मगध राज्य का केंद्र आधुनिक पटना और गया जिले को कहा जाता है। जो मगध राज्य का केंद्र जो था वो आधुनिक मतलब अभी के टाइम में जो पटना और गया है उसको कहा जाता है। यह दक्षिण बिहार में स्थित था और एक गंगा के दक्षिण भाग में स्थित था। मतलब जो बिहार है वो भी तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में विभाजित है, तो ये दक्षिण भाग में बिहार के स्थित था। हाँ, शुरू में तो ये एक छोटा सा राज्य था, लेकिन इसने अपनी शक्तियाँ अटैक करके बढ़ाई, संसाधनों को लूट के। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राजा आए जो बहुत शक्तिशाली थे, विस्तारवादी जिनकी नीतियाँ थी, उनके कारण ये बहुत बड़ा एक साम्राज्य बन गया था। बुद्ध के काल में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक राजतंत्र था। सबसे जो पहले यहाँ का जो शासक था वो बृहदर्थ वंश राज्य का था। इस वंश में बृहदर्थ और इसका पुत्र जरासंध, जो महाभारत में भी है, 2 प्रसिद्ध राजा थे बृहदर्थ वंश के। यह उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में चंपा नदियों के द्वारा घिरा हुआ था और इस प्रकार एक विस्तृत साम्राज्य धीरे धीरे ये बन जाता है। लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि ये एक आधुनिक पटना और गया जिले को उसका केंद्र माना गया है और ये गंगा के दक्षिण में था, बिहार के दक्षिण भाग में था। और यहाँ पे जो शासन था, पहला जो शासन वंश था वो बृहदर्थ था, जिसके राजा जरासंध थे और बृहदर्थ थे, और यह गंगा, सोन, चंपा नदियों के द्वारा घिरा हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काशी, जो कि तीसरा महाजनपद है। यह जनपद जो था उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो वाराणसी है। जातक ग्रंथों में काशी के कई राजाओं का उल्लेख किया गया है जिन्होंने राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए अनेक प्रयास किए। जातक ग्रंथ, इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे स्रोत मिलते हैं। यहाँ के राजाओं ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए थे, मतलब युद्ध किए होंगे या तो कूटनीतियाँ ऐसी अपनाई होगी जिसके द्वारा ये जो काशी जनपद है वो विस्तृत हो जाए और बड़ा हो जाए। जातक कथाओं में काशी और कौशल के संघर्षों का भी वर्णन मिलता है। एक कौशल जनपद था और एक काशी, तो हम पढ़ ही रहे हैं। काशी और कौशल के बीच अनेक बार झगड़े हुए थे उत्तर भारत में सर्वोच्चता के लिए। किंतु एक समय था जब काशी उत्तर भारत का शक्तिशाली राज्य था। एक समय था जब ये उत्तर भारत में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसको मगध जनपद ने अपने अधीन कर लिया था संघर्ष करके। अब हम पढ़ेंगे कौशल, जो कि हमारा चौथा महाजनपद है। कौशल जनपद के अंतर्गत अवध का प्रदेश आता है, जिसको अभी हम फैजाबाद बोल सकते हैं। रामायण के जो समय इसकी राजधानी थी वो अयोध्या थी, लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उनके समय में इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरयू। सरयू नदी इसको उत्तर तथा दक्षिणी हिस्सों में बांटती थी। उत्तरी हिस्से की जो राजधानी थी, मतलब उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, और दक्षिणी जो कौशल की राजधानी थी वो कुशीनारा थी। इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण नगर थे जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: अयोध्या, साकेत, सेतवय, उपकठ तथा कितागरी। जैसा कि हमने पढ़ा था काशी जनपद में कि काशी और कौशल के बीच में अनेक बार युद्ध हुए थे सर्वोच्चता के लिए। तो इसी युद्ध के अंतर्गत कौशल ने काशी को अपने अधीन कर लिया था, लड़ाई करके उसको अपने अंडर मिला लिया था। कहा जाता है कि काशी की जो शक्ति थी वो कभी
कपिलवस्तु के शाक्यों पर भी थी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। लेकिन जो काशी और कौशल के बीच में हमें वैवाहिक संधियाँ होने के भी प्रमाण बहुत सारे मिले हैं कि दोनों के बीच में हाँ कभी वैवाहिक संधि मतलब दोनों के परिवार के बीच कभी किसी फैमिली के मेंबर के बीच शादियाँ हुई थी, ऐसा हमें साहित्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अब हम आएंगे पांचवा जो महाजनपद है वज्जी, उसकी चर्चा करेंगे। जो वज्जी जनपद था गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों के बीच विस्तृत वज्जी संघ था, गण संघ था। इसे हम गण संघ बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक ही नहीं अपितु 8 गणतंत्रात्मक राज्य थे। यह 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ थे। इस राज्य में लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रक विशेष महत्वपूर्ण थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जो वज्जी था वो गणसंघ था, एक नहीं था उसके गणसंघ, मतलब संघ मीन्स ग्रुप होता है। तो यहाँ पे इस वज्जी में मतलब 8 राज्य थे, उन्होंने ग्रुप बना रखा था मिलके, उसको ही गणसंघ बोलते हैं। संघ का मतलब ही ग्रुप होता है। तो वज्जी में 8 राज्य जो थे उनका नाम है लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक। ये विशेष महत्वपूर्ण थे, मतलब ये फेमस थे, इसलिए हमें ज़्यादा नाम इन्हीं 3 का मिलता है। अब जो इसमें 8 राज्य थे उसमें से विदेह की जो राजधानी थी वो मिथिला थी, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी और ज्ञात्रिकों की राजधानी कुंडग्राम थी। और ये सारे जो इसके मैंने अभी नाम बताए हैं मिथिला, वैशाली, कुंडग्राम, ये सारे जो हैं ये बिहार के पार्ट हैं, मतलब बिहार का हिस्सा है अभी, आधुनिक बिहार का। महात्मा बुद्ध के समय जो वज्जी गण संघ एक शक्तिशाली गण राज्य था। महात्मा बुद्ध के टाइम में ये बहुत शक्तिशाली राज्य था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसके अपने अंतर्गत कर लिया, मतलब अजातशत्रु ने कूटनीतिक सहायता से इसको अपने अंदर कर लिया, नहीं तो ये शायद नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो गणसंघ था ये बहुत शक्तिशाली था। क्योंकि यहाँ के लोग थे मतलब विचार विमर्श के द्वारा फैसला लेते थे, ये नहीं था कि एक ने जो ले लिया फैसला वो दूसरे को भी बाध्य ही है, मानने के लिए बाध्य ही है, वो ऐसा कुछ नहीं था। अब हम पढ़ेंगे छठा जो महाजनपद है मल्ल। यह भी वज्जी की ही तरह एक गणतंत्रात्मक संघ था, लेकिन ये 9 कुलों का समूह था। जैसे कि हमने पढ़ा कि वज्जी था वो 8 कुलों का समूह था, लेकिन ये जो था वो 9 कुलों का समूह था। और इसके 2 केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र 2 थे जहाँ से इनका शासन चलता था। एक तो कुशीनारा के मल और एक पावा के मल। ये वज्जी जनपद के उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में था। जो मल महाजनपद जो था वो वज्जी जो महाजनपद के उत्तर पश्चिम में स्थित था और हिमालय की तराई में भी स्थित था। लेकिन पहले तो इसका नाम आधुनिक देवरिया और गोरखपुर को बोल सकते हैं हम, हाँ आधुनिक इसको बोल सकते हैं। अभी के टाइम में जो इसकी आइडेंटिफाई जो किया गया क्षेत्र वो देवरिया और गोरखपुर है। मल महाजनपद को हम आधुनिक देवरिया या गोरखपुर से चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो मगध था उसकी शक्ति धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रही थी, तो उसने मगध जनपद ने मल जनपद को भी अपने अधीन कर लिया था, अपने अंडर में ला लिया था। अब हम 7वें महाजनपद चेदी की बात करेंगे। ये जो महाजनपद था मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित था। मध्य भारत मतलब मिडल इंडिया के बुंदेलखंड क्षेत्र में था उस समय, और जो इसकी राजधानी थी वो शक्तिमती थी। चेदी लोगों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जो यहाँ के जो लोगों का उल्लेख ना महाभारत में भी मिलता है हमें। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है। यहाँ का जो राजा था महाभारत के टाइम वो शिशुपाल था, इसका हमें उल्लेख महाभारत से मिलता है। अब हम 8वें महाजनपद वत्स की बात करेंगे। ये गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित था, यहाँ यमुना नदी के तट पर स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, जो यमुना के दाहिने तट पर स्थित थी। और यहाँ पे ना सूती वस्त्रों का उत्पादन बहुत अच्छा होता था, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था।
यहाँ का जो उत्खनन हुआ बाद में, वैज्ञानिकों ने इनका जो उत्खनन किया बाद में, तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिले, पुरावशेष मिले थे। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है वत्स राज्य का। और जो बुद्ध के काल में यहाँ का राजा जो था वो उदयन था, और वत्स का राज्य 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक राजतंत्र था। उदयन ने यहाँ का जो राजा था उदयन, बुद्ध के काल में, उसने अंग और मगध के राज परिवारों के साथ वैवाहिक संधियाँ की थी। अब हम आते हैं 9वें महाजनपद कुरु के तरफ। कुरु राज्य के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के आसपास का क्षेत्र आता है। जो कुरु राज्य है ना, उसका जो हम अगर उसको पहचान करें आज के टाइम में, तो वो दिल्ली, यूपी का मेरठ, इसके जो आसपास का क्षेत्र आता है ना, उसको कुरु बोलते थे उस समय, ठीक है। जो इसकी राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। और बुद्ध परंपरा के अनुसार कुरु का राज्य युधिष्ठिर के परिवार के राजाओं के द्वारा शासित था। बुद्ध ग्रंथों से हमें यह वर्णन मिलता है कि जो बुद्ध के टाइम पे कुरु का जो राज्य था वो युधिष्ठिर, जो महाभारत में हमने देखा था कौरव और पांडव, उनके द्वारा ये शासित था। यहाँ के राजा उसी परिवार में से थे। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था, और महाभारत काल का हस्तिनापुर संभवतः यही था। यहाँ का जो एक प्रमुख नगर था वो हस्तिनापुर था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये महाभारत से बिलोंग करता था। तो अब महाभारत में हस्तिनापुर नाम की एक जगह भी थी, तो जो यहाँ पे भी एक जगह मिलती है हस्तिनापुर। वैज्ञानिकों ने और इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया कि दोनों संभवतः एक ही हो सकते हैं। बुद्ध के समय कुरु एक छोटा सा राज्य था जो बाद में जनसंघ में परिवर्तित हो गया। उनके टाइम पे ये तो एक छोटा सा था, लेकिन अब बोल सकते हैं कि जिनके यहाँ के जो राजा हुए होंगे, यहाँ के जो शक्तिशाली नेता थे, उन्होंने क्या किया कि साम्राज्यवादी नीति का अपनाया होगा, तो धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। कुरुओं ने यादव, भोज और पांचालों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। यादव कुल के कौन थे? कृष्ण जी थे। और पांचाल की हमने देखा युधिष्ठिर की जो पांडवों की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, उसका नाम क्या था? पांचाल के ही कुल की थी। अब हम आते हैं 10वें महाजनपद जिसका नाम है पांचाल, जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी। इसके अंतर्गत मध्य गंगा, यमुना दोआब का क्षेत्र और राहुल खंड का क्षेत्र आता है। मध्य गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र आता है इसके अंदर। ये गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में विभाजित था। उत्तर जो पांचाल थी, मतलब ये गंगा नदी इसको 2 भागों में बांटती थी। उत्तर पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी, जिसको आज बरेली जिले के रामनगर चिन्हित किया जाता है। तथा दक्षिणी जो पांचाल, जो दक्षिणी भाग में विभाजित था, उसकी जो राजधानी थी वो कामीपल्ले थी, जिसको आधुनिक फर्रुखाबाद जिला कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो पांचाल राज्य भी बाद में एक संघ में परिणत हो गया था। मतलब धीरे धीरे सब जो महाजनपद थे वो संघ में परिवर्तित हो रहे थे, क्योंकि अकेले किसी की शासन की बस की बात नहीं है कि उस समय बहुत शक्तिशाली राजतंत्र थे अस्तित्व में, जिनसे इनको डर लगता था, इसलिए इन्होंने ग्रुपिंग कर ली थी आपस में ही। अब आते हैं हम 11वें महाजनपद जिसका नाम है मत्स्य। मत्स्य का जो राज्य था वो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में था। इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी, जो इस राज्य के संस्थापक विराट के नाम पे जिसका नाम रखा गया था। महाभारत के अनुसार जो पांडवों ने अज्ञातवास लिया था ना, वो यहीं लिया था मत्स्य में। आपने कभी गौर किया होगा, पांडवों ने जहाँ पे जाके अज्ञातवास लिया था उस जगह का नाम मत्स्य ही था। अब हम आते हैं 12वें महाजनपद की ओर, जिसका नाम था सुरसेन। वर्तमान में जो ब्रजमंडल का क्षेत्र है ना, इस जनपद के अंतर्गत आता है। यूपी में ब्रजमंडल, मथुरा, ये सब है ना,
तो ये जो क्षेत्र है ना वो इसी सुरसेन के अंतर्गत आता था उस समय। मथुरा जो थी इसकी राजधानी थी, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। बौद्ध परंपरा के अनुसार अवंती पुत्र सुरसेनों का शासक था और बुद्ध का एक अनुयायी था। इस शासक का नाम अवंती पुत्र होने से ऐसा लगता है कि सुरसेन और अवंती के बीच में वैवाहिक संधि हुई होगी, लेकिन ऐसा प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, ठोस प्रमाण। इसलिए हम ज़्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। महाभारत के समय इस नगर की विशेष महत्वता थी और यहाँ पर यादव वंशी राजाओं का शासन था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कुरु थे उन्होंने यादव भोज और पांचालों के साथ वैवाहिक संधियाँ की थी, तो उसी के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं कि यहाँ का जो राजा था वो यादव वंशी था, मतलब यादव के कुलों का राजा हुआ करता था। जैसे कि कृष्ण जी जो थे वो भी यादव वंशी ही थे। अब हम आएंगे 13वें महाजनपद की ओर, जिसका नाम है अश्मक। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वो पोटक या पोटली बोल सकते हैं हम। जातक कथाओं के अनुसार किसी बिंदु पर अश्मक काशी के अधीन आ गया था तथा एक समय अश्मकों ने पूर्वी भारत के कलिंग के साथ युद्ध में विजय भी पाई थी। मतलब जातक कथाओं में एक वर्णन आता है कि अश्मकों और काशी के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन एक जगह ये भी वर्णन आता है कि अश्मकों ने पूर्वी भारत में एक राज्य था उड़ीसा में काशी, पूर्वी भारत में एक राज्य था आधुनिक उड़ीसा में कलिंग, उसके साथ भी अश्मक के युद्ध हुए थे, लेकिन ये जीत गया था उसमें। अब हम आते हैं 14वें महाजनपद, जिसका नाम है अवंती। यह जनपद वर्तमान में अभी मालवा के क्षेत्र में स्थित है। इसकी जो मुख्य राजधानी थी वो उज्जैनी नगरी थी। बुद्ध के समय अवंती राज्य अत्यंत शक्तिशाली राज्य था, बहुत पावरफुल था। और जो 4 महाजनपद थे प्रमुख, मतलब मेन जो थे, उसमें से एक था अवंती भी। इसके 2 प्रमुख नगर जो थे वो माहिष्मती, जिसे हम आधुनिक माहेश्वर या उज्जैनी बोल सकते हैं, और ये नगर व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यहाँ से व्यापार का संचार अच्छे से हो सकता था। और यहाँ का जो प्रमुख फेमस प्रसिद्ध शासक था उसका नाम है प्रबोध, जिसके समय में अवंती का वंश मगध और कौशल के साथ संघर्ष चला था। प्रबोध के समय में ही अवंती का मगध और कौशल के साथ झगड़े हुए थे। अब हम आते हैं 15वें महाजनपद, जिसका नाम है गांधार। इसके अंतर्गत पाकिस्तान का आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिला और कश्मीर घाटी आती है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं आधुनिक पाकिस्तान में, जिसमें से 2 हैं पेशावर और रावलपिंडी, और भारत में जम्मू कश्मीर है। इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला थी, जो अध्ययन और व्यापार का केंद्र थी। तक्षशिला में उस समय बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई से लेकर रिलेटेड चीज़ें होती थी। दूर दूर से विदेश से लोग अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते थे। गांधार को ईरान के शासकों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में अपने अंदर कर लिया था। अब हम आते हैं 16वें महाजनपद, जिसका नाम है कम्बोज। प्राय जो गांधार और कम्बोज का नाम ना हमें एक साथ ही मिलता है, क्योंकि दोनों के दोनों पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी महाजनपद थे। कम्बोज गांधार का पड़ोसी राज्य था और गांधार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी राजपुर थी। इसकी दूसरी मुख्य नगरी जो थी वो द्वारका थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कम्बोज एक राजतंत्र था, किंतु अर्थशास्त्र ने इसको एक संघ के रूप में देखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज्य अपनी शक्ति बढ़ाते गए और धीरे धीरे वो गणसंघ बनाते जा रहे थे, एक दूसरे से ग्रुपिंग कर रहे थे। इन 16 महाजनपदों के अलावा देश में अन्य छोटे छोटे जनपद भी थे। ये संभवतः अपने आसपास के या तो महाजनपदों के प्रभाव में आ गए थे, अंडर आ गए थे। ऐसे जनपदों के नाम हैं योद्धा, मद्रक,
त्रिगर्त, कैकेयी, सिंध, सौवीर, सिवी, कलिंग, मूलक, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ, आंध्र, पुलिंद। इस प्रकार सारे भारतवर्ष में जनपद और महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी। तो अब हमारा महाजनपद और जनपदों वाला पूरा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए आपको कौन सा चैप्टर आपको मेरे से जानना है, आपको क्या चीज़ें मेरे से जानने में